हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत में संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का हमारा नाम है क्रिया। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग इसके पहले हम लोग ने संज्ञा पढ़ चुके हैं, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है क्रिया। तो हम सबसे पहले क्रिया को समझते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। बेटा जैसे देखिए, क्रिया हम किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस भी बेटा शब्द से हमको उसके कार्य के होने का पता चलता है कि ये कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हो रहा है, जिस भी शब्द से हमें पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है ना? उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? क्रिया। जैसे देखिए बेटा, मैं अगर आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो हम क्रिया को क्या बोलेंगे? विपिन फुटबॉल खेलता है। ठीक है ना? तो विपिन क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। तो खेलता है जो बेटा, वो क्या है? आपकी क्रिया है। कैसे? हमें यहाँ पर काम का पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है कि विपिन क्या कर रहा है? वो फुटबॉल खेलता है। तो जिस भी काम से, जिस भी शब्द से हमें कार्य का होने का पता चले या समझा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया कि रोली खाना बनाती है। देखिए अब यहाँ पर रोली जो है वो क्या कर रही है? खाना बना रही है। बनाती है जो है आपका यहाँ पर क्रिया है। तो रोली क्या काम किया जा रहा है? यहाँ पर खाना बनाने का काम किया जा रहा है। तो जहाँ जिस भी कार्य से आपको, जिस भी शब्द से आपको कार्य का होना का पता चलेगा तो आप उसे क्या कहोगे? क्रिया कहोगे। ठीक है ना? जैसे रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है, तो ये आपका क्या हो गया? क्रिया। ठीक है। फिर अब देखिए बच्चा, हम लोग क्रिया के बारे में कुछ और भी डिफिनीशन है, हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, जो क्रिया है, जो शब्द है, वो वर्तमान में भी हो सकता है और भूत में भी हो सकता है। मतलब वर्तमान में होने वाले काम या फिर भूतकाल में जो हो चुके हों उन कामों का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जिससे हम बेटा, उस शब्द से, जिस शब्द से हमको वर्तमान हो या भूत हो, जिनके बारे में हमको पता चले कि काम कैसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे? क्रिया कहेंगे। उस शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। देखिए जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है, खेलना, सोना, पढ़ना, ये क्या है बेटा? आपकी क्रिया है ना। पढ़ना, चलना, फिरना, उठना, ये आपकी क्या है? क्रिया है। ठीक है ना? और अगर बेटा मैं ये भी बोलूँ आपसे कि संस्कृत में हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको वैसे ही पता है लैंग्वेज पोर्शन आपका सेम होता है। संस्कृत में धातु, जिसको आप लोग बोलते हो धातु ना, धातु का मूल रूप ही आपका क्या है? क्रिया है। क्रिया बेटा, अगर ना, क्रिया में ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया अपना मूल रूप ले, जैसे आपका खा है, पा है, चाय, लेकिन अगर हम इसमें ना जोड़ दें, खाना, पीना, उठना, बैठना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्रिया हम किसे कहेंगे? जिससे हमें, जिस शब्द से किसी कार्य का होने का या करने का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है ना? अब बेटा देखिए, क्रिया की परिभाषा तो हम समझ गए कि क्रिया कहते किसे हैं, लेकिन अब देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? अगर हम बेटा क्रिया के जो भेद हैं उसको हम दो प्रकार में बनाते हैं। ये दो प्रकार भागों में बांटा गया। जैसे आपका अगर हम बोलें, पहला तो आपका रचना के आधार पर है और दूसरा आपका कर्म के आधार पर है। ठीक है ना? अगर कर्म के आधार पर हम ध्यान दें तो कर्म के आधार पर भी बच्चा आपका दो है, एक सकर्मक और दूसरा आकर्मक। ठीक है ना? सकर्मक और आकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। ठीक है ना? तो हम कर्म के आधार पर पढ़ते हैं तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक और आकर्मक। और रचना के आधार पर पढ़ें तो रचना के आधार पर कितने हैं आपके? संयुक्त क्रिया है, आपकी नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है ना। तो आपका इतना हो गया। ठीक है ना? अब बेटा यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। अगर हम क्रिया के प्रकार को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर पढ़ने पर पता चलता है कि क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और दूसरी आकर्मक। तो हम सबसे पहले सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? जिस
भी जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है अथवा जो क्रिया कर्म के साथ आती है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए अब बेटा क्या है हमारा कहना कि जिस भी सकर्मक मतलब साथ में कर्म, मतलब जिस सेंटेंस में आपका कर्म होगा उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे और जिसमें कर्म नहीं होगा उसे हम आकर्मक कहेंगे। और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी कर्म रहेगा तो वो कर्ता पर प्रभाव नहीं डालेगा, सीधे सीधे वो कर्म पर प्रभाव डालेगा। और यदि आपका कर्म नहीं है तो सीधा प्रभाव किस पर डालेगा, आपके कर्ता पर डालेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस भी क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है अथवा जो क्रिया कर्म के साथ आती है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए बेटा आपका खाना, जाना, गाना, रहना, पीना आदि। जैसे देखिए दीपक खाना खाता है, ठीक है। अब दीपक खाता है बेटा, तो खाता है तो दीपक क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, खाता है आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन दीपक खाना खाता है, यहाँ पर खाना आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। खाना आपका क्या है बेटा, यहाँ पर कर्म है और सीधा प्रभाव खाने पर पड़ रहा है कि दीपक खाना खाता है। यहाँ पर प्रभाव किसका पड़ रहा है, कर्म का पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कर्म है तो इसलिए ये कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी बेटा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इस सेंटेंस में आपका कर्म है। जिस भी सेंटेंस में बेटा आपका कर्म होगा उसे हम सकर्मक कहेंगे और जिस भी सेंटेंस में कर्म नहीं होगा उसे हम हमेशा अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है ना। जैसे आपका तुम खेल के मैदान जाते हो, तुम जाते हो, अगर हम ये बोल देते तो बेटा तो ये क्या हो जाता, आपका अकर्मक हो जाता। अब कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो नहीं पता, लेकिन तुम खेल के मैदान जाते हो तो खेल के मैदान आपका यहाँ पर बेटा क्या है, आपका ये कर्म है। तो इस वजह से ये क्या होगा, आपका सकर्मक क्रिया। मतलब सिर्फ इतना समझिए, सकर्मक मतलब जिस भी सेंटेंस में कर्म होगा उसे हम हमेशा सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है ना। अब आपका देखिए दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होगा, मतलब सिर्फ इसमें कर्ता होगा और क्रिया होगी, आपका इसमें कर्म नहीं होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अकर्मक। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस भी क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात वहाँ पर कर्म का क्या होता है बेटा, अभाव होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। जैसे सोनी नाचती है, बच्चे खेलते हैं। अब बच्चे आपका क्या हुआ, कर्ता हुआ, खेलते क्या हुआ, आपका क्रिया हुआ। अगर यहीं पर बेटा हम लिख देते बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता, आपका सकर्मक हो जाता, क्योंकि फुटबॉल आपका क्या है, कर्म है। लेकिन यहाँ पर देखिए बस बच्चे खेलते हैं तो आपका सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक ना होकर के अकर्मक क्रिया। तो कहने का ये है बेटा, सिर्फ मुझे समझाना है कि सकर्मक आकर्मक मतलब जहाँ पर कर्म होगा उसे हम सकर्मक कहेंगे, जिस भी सेंटेंस में कर्म नहीं होगा उसे हम अकर्मक कहेंगे। ठीक है ना। तो आज बेटा हम इस वीडियो में सिर्फ आपको क्रिया की परिभाषा और क्रिया के प्रकार में कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, दो, उन्हीं के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे प्रकार को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके।